more सर than भी चीज के बाद क्या बोले? which is put to use or used for more than 1 year, for more than 1 year, or is not intended to be sold, or is not intended to be sold, is called non-current asset, is called non-current asset. ठीक है, ऐसे सारे एसेट्स जिसको हम लोग लंबे समय मोर देन 1 ईयर के लिए हम लोग जिसको यूज करते हैं और जिसको बेचना मकसद नहीं है, ठीक है, उस तरह के एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। बेचना मकसद नहीं है मतलब क्या हुआ? आप सपोज करो कि मेरा सपोज करो कि कोई कपड़े का दुकान है, अब आई हैव परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर दैट शॉप और आफ्टर 6-7 मंथ्स वो कंप्यूटर खराब हो गया एंड हम उसको रिप्लेस कर दिए, उसको बेच के कोई दूसरा नया खरीद लिया, तो वो कंप्यूटर मेरे लिए करंट एसेट्स होगा कि नॉन करंट एसेट होगा? बिकॉज 6 मंथ्स में ही हम उसको बेच दिए। बताओ। सर करंट होगा। नहीं, नॉन करंट होगा। बात ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना नॉट इंटेंडेड टू बी सोल्ड, इस बात का भी ध्यान रखना हमको जरूरी है। हम उसको बेचने के पर्पज से नहीं लाए थे, था वो मेरे लिए फिक्स एसेट्स, हम लोग उसको लंबे समय के लिए यूज के लिए लाए थे, पर हमको वो क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा, क्योंकि वो खराब हो गया। ठीक है, इसी के लिए वो क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अभी आया समझ में? अब लिख लो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कौन सा 2 टाइप होता है? tangible assets and intangible assets. वेरी गुड, तो लिख लो टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का डेफिनेशन में लिख लो, these are those सर वेट, चलो टेंजिबल एसेट्स में लिख लो, these are those assets which have physical existence, which have physical existence, that is it can be seen or touched, that is it can be seen or touched। ठीक है, intangible assets। अब क्या लिखेंगे हम लोग? intangible assets। तो लिख लो these are those assets, these are those assets which does not have physical existence, which does not have physical existence। ठीक है, everyone please keep your videos on, everyone have to keep their videos on। ठीक है, तो intangible assets वैसे assets होंगे जिनका physical existence नहीं होता है। ठीक है, that is it can neither be touched
It can neither 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 be touched nor seen, NOR nor seen, जिसको हम लोग ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, ठीक है ना। बट इट कैन बी फेल्ट, बट इट कैन बी फेल्ट, पर हम लोग उसको फील कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कोई एसेट्स होता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक में कोई इशू है? नो सर। ठीक है, अब लिखो लाइबिलिटीज। क्या होता है लाइबिलिटीज? one more thing, we have discussed all the basic terms previously na? Did we discuss all the basic terms earlier? चलो ठीक है, लिखो liabilities. These are the burdens on the business, burden to pay. These are the burden to pay on the business. ठीक है, बिजनेस में जब भी बर्डन टू पे आ जाता है ना, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है? लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक है, तो लिख लो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज on the basis of period. Everyone keep your mic off. On the basis of period, पहला current liability, इसमें लिख लो these are those liabilities which is payable within a year, which is payable within a year. ठीक है, जो कि एक साल के अंदर अंदर पेबल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल क्रेडिटर, बिल्स पेबल। ठीक है, उसके बाद लिख लो नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो लिख लो these are those liabilities, these are those liabilities which are paid after or paid or payable after 1 year, paid or payable after 1 year। ठीक है, जिसको एक साल के बाद क्या किया जाता है? पे कर दिया जाता है। अब
द थिंग इज कि यहां तक समझ में आया कि क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड लिखे थे। अब लिखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। On the basis of nature, there are two types of liabilities. First one is internal liabilities. First one is internal liabilities. अब इंटरनल लाइबिलिटी क्या होगा, तो लिख लो these are those liabilities which is between owner and its business. सर बीच के बाद क्या बोले? Which is between owner and its business. ओनर और बिजनेस के बीच का जो लाइबिलिटी होगा ना, सिर्फ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जो कि बिजनेस और ओनर के बीच में होगा। क्या होगा ओनर और बिजनेस के बीच में, कैपिटल। ठीक है, तो एग्जांपल में लिख लो कैपिटल। नाउ राइट डाउन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, these are those liabilities which is between its owner and which is between its business, which is between business लिखना, owner काट दो, which is between business and outsiders. बिजनेस और आउटसाइडर्स के बीच का जो लाइबिलिटी होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो बढ़िया। Yes, sir. तो ऑल दीज टर्म्स जो बेसिक टर्म्स है, आई गेस कि तुम लोग को सबको ये पता होगा, ये आता होगा। ठीक है ना, जस्ट कि वी आर डिस्कसिंग इट क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्रीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ कुछ हम बेसिक टर्म्स खाली लिखवा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग को काम ज्यादा आता है। जैसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का डिफरेंसेस तुम लोग को पता होगा। अब हम लोग इस शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नलाइजिंग्स, क्योंकि इसके अलावा जो बेसिक टर्म्स है होपफुली सबको आता है या लिखवाना पड़ेगा। सर लिखवा दीजिए। चलो लिखो, कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होगा, देखो इट इज दैट अमाउंट, it is that amount which is paid to the owner, sorry, paid to the business, paid to the business, सर बीच के बाद paid to the business
which is ज्योति paid मूड ऑफ करेगी तुम। to the business by the owner, ठीक है। कैपिटल क्या हो गया, जो ओनर के द्वारा अमाउंट पे किया जाता है बिजनेस को, टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो ओनर पैसा लगाता है ना बिजनेस में, पे करता है ना बिजनेस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो पे की जगह हम लोग इन्वेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, नॉट पे, पेमेंट नहीं करता है। बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो हम लोग पेड की जगह वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टेड, ठीक है। अब बात आता है कि सिर्फ अमाउंट का मतलब क्या हुआ, मनी। नो सर, तो सर इसमें एसेट्स भी आ सकते हैं। हाँ, प्रोप्राइटर अपने घर नॉट से नेसेसरीली सिर्फ मनी हो, इसमें एसेट्स भी आ सकते हैं, ये याद रखना। हम लोग अमाउंट का मतलब यहाँ पे जनरली समझ लेते हैं ना कि अमाउंट का मतलब हो गया कि मनी, नहीं, सिर्फ मॉनेटरी नहीं, पैसा तो देगा, वो भी कैपिटल है। साथ में अगर फर्नीचर या किसी भी तरीके का एसेट्स दे रहा है ना, तो वो भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट में कि अमाउंट ऑफ कैपिटल can be in a form of money or assets, ठीक है। जो मनी या एसेट्स किसी के भी फॉर्म में ये हो सकता है। क्लियर है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैपिटल। समझ में आ गया, कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब बेसिकली क्या होता है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट एसेट्स। नहीं सर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लिख लो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यस सर। और लाइबिलिटी का मतलब भी सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ये ध्यान रखना। इंटरनल लाइबिलिटीज को नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ किसको लेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को, क्योंकि कैपिटल खुद एक इंटरनल लाइबिलिटी है, हम लोग तो वही निकाल रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, तो एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम लोग करते हैं। लाइबिलिटीज लिखे वो क्लियर है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ही फॉर्मूला होता है। बट लाइबिलिटीज में लेके किसको, सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। क्लियर है, यस सर। करंट हो नॉन करंट उससे नहीं मतलब है, बट हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ही लेंगे। उसके बाद लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। There are two types of capital. Fixed capital and working capital. Fixed capital and working capital. ठीक है, तो फिक्स्ड एंड वर्किंग दो तरीके का कैपिटल होगा। तो लिख लो वर्किंग कैपिटल में पहले हेडिंग दे दो वर्किंग कैपिटल। These are the capitals which is used in day-to-day business transaction. In day-to-day business transaction. ठीक है, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो डे टू डे वर्किंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि कैश,
ठीक है, जितने भी करंट एसेट्स हैं बेसिकली दे आर द वर्किंग कैपिटल, कैश, डेटर्स। उसके बाद लिख लो फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल these are these are those capital these are those capital which is used to purchase fixed assets, which is used to purchase fixed assets। ठीक है ना, जब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है यहां तक में? कैपिटल भी क्लियर हो गया कि कैपिटल क्या होता है। और नीचे लिख लो वर्किंग कैपिटल, एक फॉर्मूला लिख लो एक और, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू working capital is equals to current asset minus current liability, current assets minus current liabilities। ठीक है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को अगर माइनस करते हैं तो वो हम लोग का क्या निकाल देता है, वर्किंग कैपिटल निकाल देता है। अब लिख लो, हम लोग कुछ अभी ना एडवांस टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर से कुछ बेसिक्स में आ जाएंगे। पहले लिखवा देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैन एनीवन टेल? which are to be paid। which are to be paid। आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया ठीक है ना, जो पे करना बाकी है। तो इसी के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस which are yet to be paid। तो लिख लो इसमें, these are those expenses which are yet to be paid। नेक्स्ट वर्ड में लिखो। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग के लिए क्या है? liability। हाँ, तो लिख लो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, अब सर इनके अकाउंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या, जो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को सर शो करता है? क्या है, किसके अकाउंट को? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को हाँ इसमें सर इंक्लूड कर सकते हैं डिफिनेशन में? हाँ, ओके। उसके बाद लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें लिखो एक्सपेंसेस which are paid in advance, expenses which are paid in advance। ठीक है, which are paid in advance। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो कि हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में पेमेंट करते हैं। अब ये हम लोग के लिए क्या होगा, एसेट। तो लिख लो इट इज एन एसेट।
It is an asset. अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग। लिखो अक्रूड इनकम, ACCRUED, अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम बेसिकली क्या होगा? Income earned Accrued- but not received. सर हाँ, जो जो इनकम income अभी तक बिजनेस receive- जनरेट कर लिया लेकिन हाँ, रिसीव करना बाकी हो। देखो अक्रूड का मतलब भी वही हुआ, बकाया। बस फर्क क्या होता है ना कि जनरली, मतलब नॉट नेसेसरीली बट जनरली क्या होता है ना, एक्सपेंसेस के साथ हम लोग वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं और इनकम के साथ हम लोग वर्ड अक्रूड यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इसमें लिख लो, इट इज दोज इनकम which has not yet received, which has not yet received। ठीक है, ये वो इनकम है जो अभी तक रिसीव नहीं किए गए हैं, जिनका रिसीव होना अभी बाकी है, और ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? liability, Asset. लिखो इट इज एन एसेट फॉर अस, फॉर द बिजनेस, मतलब फॉर अस नहीं, इट इज एन एसेट फॉर बिजनेस। फिर लिख लो फोर्थ टर्म, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस में अगर हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं तो इसका कोई डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इसकी लाइन में ही है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बस हम लोग ये देख लेते हैं कि ये हम लोग के लिए एसेट्स है या लाइबिलिटीज है। Liability होगा। क्या होगा? Liability होगा सर। लाइबिलिटी होगा, तो लिख लो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। सबको ये लॉजिक समझ में आ गया ना कि ये एसेट्स क्यों है या लाइबिलिटीज क्यों है? अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो पूछो, बता देंगे वापस से रीजन। आई होप कि कोई इशू या कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट हम वी विल बी राइटिंग इज डेप्रिसिएशन। सर रिपीट अगेन। हाँ, वापस बताइए सर, क्या बोले अभी आप? depreciation, the next we will be writing is depreciation। होता क्या है depreciation? Can anyone define depreciation? Reduce on price of fixed asset. देखो ये तो है, ये हम लोग से ना गलती होता है बार बार depreciation के definition में। कोई और ट्राई करना चाहेगा? Fall in the value of assets due to obsolescence of time, wear and tear, and excessive use. ठीक है, मतलब ठीक है, और कोई? सर वस्तु के मूल्य में कमी आना। सर जो भी कोई एसेट जो कंटिन्यू रहती है, जो उन पे रिड्यूस हो जाती है उसकी प्राइस, उसकी कंटिन्यूअस के कारण। देखो तुम लोग सब जो बोल रहे हो ना डेफिनेशन, किसी का गलत नहीं है, सब सही डेफिनेशन यूज किए हो, पर बात क्या है ना कि हम लोग का ना एक एक पॉइंट जो होता है ना कुछ इंपॉर्टेंट सा, वो मिस हो जाता है। हम लोग सिर्फ अगर ये बोलेंगे ना कि रिडक्शन इन द वैल्यू, वो गलत है। परमानेंट रिडक्शन, देखो रिडक्शन इन द वैल्यू या रिड्यूस इन द वैल्यू इज कि वैल्यू आज रिड्यूस हुआ तो हो सकता है कल इंक्रीज भी हो जाए। परमानेंट रिड्यूस होने का मतलब हुआ कि एक बार वो रिड्यूस हो गया तो अब उसका इंक्रीज होने का चांस नहीं है।
ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि गोल्ड का वैल्यू डिक्रीज होता है, अगर गोल्ड का वैल्यू आज डिक्रीज हुआ है तो हो सकता है कि कल उसका वैल्यू फिर से क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा। तो इसी के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, परमानेंट, जो मिसिंग था सबके डेफिनेशन में, है ना, कि परमानेंट रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसमें, बुक वैल्यू पे, ये भी ध्यान रखना है। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, वो वैल्यू जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करते हैं, है ना। तो लिख लो, इट इज द परमानेंट रिडक्शन, it is the permanent reduction in the book value of fixed tangible assets, fixed tangible assets। तो देखो फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स, अब ये बताओ कि हम लोग टैंजिबल एसेट्स वर्ड क्यों यूज किए, क्योंकि इनटैंजिबल एसेट्स पे नहीं लगता है, बट टैंजिबल एसेट्स, क्या सारे टैंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है? नो सर, किस पे नहीं लगता है? लैंड, तो लैंड लिख बिल्डिंग एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के बाकी सब पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये हम लोग के लिए क्या है, एक्सपेंस। वेरी गुड, एक्सपेंस है, पर कैसा एक्सपेंस है, कैश या नॉन कैश? नॉन कैश। नॉन कैश। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। हम लोग ना ये सब चीज ना भूल जाते हैं इसको लेकर के, तो ये सब हम लोग को याद रखना है कि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना बनाना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसको इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा सा ये पॉइंट भी मेंशन कर दीजिए, जो इनका जो कॉस्ट रिड्यूस होता है वो क्यों होता है सर, इन्हीं डिफिनेशन में सर। हाँ तो वो हम लोग जब देखो, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है कि एक चैप्टर है जिसमें हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे ऑब्सोलेसेंस के कारण। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है कि नया टेक्नोलॉजी आ गया मार्केट में, तो पुराने वाले टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब रेगुलर जब हम लोग यूज करते हैं किसी भी एसेट्स को, तो उसका वैल्यू घट जाता है। सिर्फ यूज से ही नहीं, टाइम से। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि हम एक कोई मोबाइल फोन खरीदे, ठीक है, ब्रांड न्यू मोबाइल फोन खरीदे हैं, डब्बा पैक में जैसे हम लोग को देता है वैसे दिया, और हम वैसे का वैसे ही अपने पास रखे रहे 6 महीना, हम मतलब उसका सील भी नहीं खोले, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं 6 महीना के बाद कि हम किसी और को उसको बेच दें, तो क्या वैल्यू सेम मिलेगा या घटा हुआ मिलेगा, क्योंकि हम उसका सील भी नहीं खोले, हम डब्बा भी नहीं खोले, बॉक्स जैसे पैक आया था वैसे का वैसे ही था, तो सेम मिलेगा कि नहीं? नो सर, वैल्यू रिड्यूस तो हो सर जाएगा ना, क्यों? क्योंकि सर टाइम पास हो गया है। यस सर, और मार्केट टाइम प्राइस की वजह से, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना टाइम रखा ना 6 महीना रखा ना उसके वजह से। अब बोलोगे कि ये टाइम की वजह से क्यों घटेगा, तो ध्यान होगा कि जब हम लोग फोन खरीदते हैं ना, तो उसके साथ हम लोग को वारंटी देता है यस सर। 1 साल का। अब अगर हम 6 महीना अपने पास रख लिए, तो 6 महीना का वारंटी गया। तो हम अगर किसी से भी परचेस करेंगे तो हम ये बोल के परचेस करेंगे कि भाई इसका 6 महीना का वारंटी खत्म है, इसीलिए हम रिड्यूस वैल्यू दे रहे हैं। तो समझ में आया टाइम की वजह से कैसे हुआ? यस सर। तो ये सब चीज होता है जिसके वजह से डेप्रिसिएशन, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो अब लिखो डेटर, DEBTOR। याद रखना जब डेटर वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसमें ना बी साइलेंट होता है, हम लोग डेटर बोलते हैं, डेप्टर नहीं बोलते, डेटर, ठीक है ना, बी साइलेंट होता है। तो अब डेटर होता कौन है? सर
जिससे आनी बाकी है, जिसको सर इसे कोई भी गुड्स को जो सर सेल करते हैं, जब वो कैश पेड नहीं करता है तो वो हमारे डेटर बन जाता है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है ना। डेटर बेसिकली क्या हो गया कि जिसको हम लोग सामान बेचे हैं क्रेडिट पे एंड वो अभी तक मेरे को किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं किया है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है, जिससे हमको पैसा लेना बेसिकली बाकी है। ठीक है, तो लिख लो इसमें। These are those persons from whom business has to receive money। ठीक है ना, जिससे भी पैसा लेना है, लेना बाकी है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। और डेटर हम लोग के लिए क्या है, एसेट्स। नेक्स्ट लिख लो, क्रेडिटर। इट इज अ पर्सन to whom the business has to pay money। to whom business has to pay the money। ठीक है ना, बिजनेस जिसको मनी देगा, पेमेंट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। देखो अब इसको बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे बता रहे हैं, उस एग्जांपल को तुम लोग नोट डाउन कर लोगे तो बहुत हद तक इजीली क्लियर हो जाएगा। बी माने कि हम लोग का ये बिजनेस हो गया, ठीक है, हम लोग अपने बिजनेस का बात कर रहे हैं। इधर में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर, और इधर में कौन आ गया, कस्टमर। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक बिजनेस है और एक कस्टमर है। बिजनेस क्या किया, मैन्युफैक्चरर से क्रेडिट परचेज, है ना, क्रेडिट में परचेज किया, उधारी में परचेज किया। और बिजनेस कस्टमर को क्या किया, क्रेडिट सेल। ठीक है, तो बिजनेस को यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रेडिट सेल। तो अब अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरर से क्रेडिट में परचेज किया है तो मैन्युफैक्चरर मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। हमको इसको पैसा देना है, हमको मैन्युफैक्चरर को पैसा क्या करना है, पेमेंट करना है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। और कस्टमर मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर। कस्टमर विल बी डेटर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल ड्रॉ कर लोगे ना, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है। क्लियर है यहां तक। अब लिख लो बैड डेट। बैड डेट, बैड डेट में लिख लो क्या होगा बैड डेट। सो जो मनी था वो रिसीव नहीं हो पाया, मतलब बिजनेस की वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं, अगला पर्सन जिसके पास था वो नहीं दे रहा है। ठीक है ना, जब भी किसी पर्सन से मनी इरिकवरेबल हो, रिकवर नहीं हो सकता है, तो वो हम लोग के लिए क्या बन जाता है, बैड डेट बन जाता है। तो लिख लो इट इज अ डेट, इट इज अ डेट which is irrecoverable, which is irrecoverable।
IRRECOVERABLE, irrecoverable। ठीक है ना, ये हम लोग के बिजनेस के लिए इरिकवरेबल होता है। और तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, लॉस। तो लिख लो, इट इज अ लॉस फॉर अ बिजनेस, इट इज अ लॉस फॉर अ बिजनेस। यहां तक सारा पॉइंट क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट है? नहीं है ना, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखो डाउटफुल डेट्स। इसमें लिख लो दीज आर द डेट्स, these are the debts which may or may not be recovered, which may or may not be recovered। ठीक है, जो रिकवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उस तरह के डेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउटफुल डेट्स। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग आज के इतना ही बेसिक टर्म्स करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेसिक टर्म्स करेंगे और उसके बाद उसका जर्नल एंट्रीज हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। तो हम लोग जब जर्नल एंट्रीज शुरू करेंगे, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन हम बाद में करवा देंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन अभी नहीं करवाएंगे, पहले जर्नल करवा देंगे, क्योंकि तुम लोग को आगे जितना भी कुछ पढ़ना है ना, हर जगह जर्नल का काम आएगा। तो एक फास्ट रिवीजन जर्नल का होना जरूरी है, हर चैप्टर में जर्नल एंट्रीज का जरूरत पड़ेगा आगे चल के। तो एक बार हम लोग जर्नल को क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। और तुम लोग को भी यही बोलेंगे कि जितने लोग इसको पढ़े हो, जर्नल एंट्रीज जितने को आता है, नेक्स्ट क्लास तो हम लोग बेसिक की टर्म्स करेंगे, कुछ और बेसिक टर्म्स बाकी है जिनको हम लोग को कंप्लीट करना है, एक एक करके हम लोग समझ लेंगे सबको। और उसके बाद जितने भी लोग जर्नल एंट्रीज पढ़े हुए हो, एक बार तुम लोग अपने से भी पढ़ के आओगे, ताकि हम लोग थोड़ा सा क्लास को इंटरैक्टिव और बनाएंगे। ठीक है, और हम तो अटेंडेंस बना के मेरे को भेज देना जितने लोग। ठीक है, पॉसिबल हो रोल नंबर लिख के भेज देना मेरे को। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का क्लास कहीं पे एंड होता है। ठीक Thank है, you, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर।